Nathan sir. Yes, please. Nathan sir. Good afternoon. Please take your seat. Thank you sir. Introduce yourself. अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम रचना पांडे है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कोड के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आपको अपना नाम और अपने राज्य का नाम नहीं बताना है। ओके सर, थैंक यू सर। ये वहाँ भी चलेगा, ऐसा ही वहाँ भी आपको एक कोड मिलेगा। ओके सर। सर मेरा कोड 1930 है। मैं ग्रेजुएशन किया है मैंने 2018 में। सर मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी है। सर उसके बाद मैं 2019 में पहली बार मैंने दिया था सर, मैं लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाई हूँ सर। मेरा ये द्वितीय प्रयास है। ओके। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। यस सर। और एक कहावत है, जो इतिहास भूल जाता है वह इतिहास बनाता है। यस। आप मेरे इस विचारों से कितनी सहमत हैं? सर कहते हैं कि जो इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बनाता है। सर ये बात सही है, मैं इससे सहमत हूँ। क्योंकि सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई हिस्ट्री बनाते हैं और ये कहते हैं कि अगर इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि फिर से नहीं होगा। मैं अपने प्रयासों से ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पुनः ऐसा कुछ करूँ जिससे इतिहास को बनाया जा सके। तो भूलने की उसमें क्या बात है? सर इतिहास को मान के एक लिमिट नहीं निर्धारित की जा सकती कि सर कि ये एक लिमिट है, इतिहास में यहीं तक हुआ है तो मैं यहीं तक करूँगा। उसको भूल के एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं जिससे एक नया इतिहास बनाया जा सके। सर इस कथन का तात्पर्य मैं यहीं तक समझ पा रही हूँ। ओके। अगर मान लीजिए गांधी 10 साल और जिंदा होते तो भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता? सर जैसे कि गांधी जी आज़ादी के बाद ही चले गए, तो ऐसा माना जाता है कि अगर गांधी जी जीवित होते 10 साल और, तो भारतीय जो आज़ादी के बाद जो प्रक्रियाएं हुई, चाहे वो पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारत में आगमन की समस्या थी या फिर भारत के संविधान निर्माण और उसको लागू करने की रूपरेखा थी, उसमें अवश्य कुछ अतिरिक्त प्रावधान होते जिसमें हो सकता है कि ग्रामीण स्तर को लेके कुछ और अधिक मूलभूत सुविधाएं या उनके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो सकता था। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी के बावजूद उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उनमें अभी जैसा है प्रावधान कुछ ऐसा ही होता, मुझे जैसा लगता है। अच्छा, एक अभी बात चलती है इतिहास के पुनर्लेखन की, तो आपको क्या लगता है इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो इतिहास लिखा गया वो किसी राजा के काल में उनकी प्रसिद्धि के लिए, या इसके बाद जो अंग्रेज़ों द्वारा इतिहास लिखा गया वो कहीं ना कहीं भारतीयों को निम्न वर्ग का दिखाने के लिए लिखा गया और उसमें भारतीयों की साहित्यिक या सांस्कृतिक आलोचनाएं भी की गई हैं। तो मुझे लगता है कि सर एक बार भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास का लेखन पुनः किया जाना चाहिए। इतिहास स्वतंत्रता के बाद ही बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है। यस सर, लेकिन सर मुझे लगता है कि जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं वो उन्हीं लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो जो नए साक्ष्य हमें हमारी स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुए हैं उनको संदर्भ लेके एक बार पुनः इतिहास अगर लेखन किया जाएगा तो उनमें हो सकता है भारत की कुछ और उपलब्धियों का वर्णन हमें प्राप्त हो। आप अयोध्या से बिलोंग करती हैं? यस सर। और इसके पहले अयोध्या का नाम फैजाबाद था। यस सर। तो अयोध्या का नाम जो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, तो इस नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को कितना आप उचित मानती हैं? सर मैं इसको उचित मानती हूँ, क्योंकि सर अयोध्या की जो प्रसिद्धि है वो वहाँ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण है। और ऐसे में एक बड़ी प्रसिद्धि को एक दूसरे ज़िले के अंतर्गत रख देने से उसकी प्रसिद्धि को थोड़ा बहुत कमी पहुँच रही थी और उसकी ऐतिहासिक जो महत्व है वो भी कम हो जाता था। लेकिन जब से ये नाम परिवर्तित हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पर्यटन के स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर और संस्कृति जो हमारी है उस स्तर पर अयोध्या के नाम में परिवर्तन से इसके महत्व में वृद्धि हुई है। यूपी से आप बिलोंग करती हैं। यूपी में महिलाओं के लिए चलाई जा रही 3 कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में बताइए। सर यूपी में महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। कब शुरू हुई थी ये? सर मुझे डेट सही से याद नहीं, आई एम सॉरी सर। और दूसरी योजना जननी सुरक्षा योजना
और तीसरी योजना का सर नाम होगा मातृ वंदना योजना। ये यूपी में चलाई जा रही है महिलाओं की सुरक्षा, उनके पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए सर, और उनकी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके भी स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। आप एक महिला हैं। यस सर। और मान लीजिए आप एसडीएम बन जाती हैं, डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं। यस सर। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए? सर मैं महिला के स्तर से अगर विचार करूं तो सर महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, सबसे पहले मैं उनके शैक्षिक स्तर पे सुधार करना चाहूँगी सर, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा वो पहली इकाई होती है जहाँ से महिला का आर्थिक और सांस्कृतिक सभी तरीके से सशक्तिकरण होता है। और इसके लिए मैं सर महिलाओं के लिए जो स्कीम है, क्योंकि सर महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम है उत्तर प्रदेश में, उनके इम्प्लीमेंटेशन पे मेरा मुख्य ध्येय होगा। इसके लिए सर मैं अपने जो नीचे स्तर के कर्मचारी होंगे उनको भी मैं सर ये इस बात के लिए पूरा अश्योर करूँगी कि योजनाएं अच्छे से लागू हो निचले स्तर पर, जिससे महिलाएं खुद से ये प्रेरित हों कि वो शिक्षा में आएँ। सर दूसरा जो मेरा मुख्य होगा कि सर एजुकेशन में लड़कियों को लेकर ड्रॉप आउट बहुत देखा जाता है, उसके लिए सुरक्षा, चाहे शौचालय की बुनियादी व्यवस्थाएं, जिससे महिलाओं का ड्रॉप आउट कम हो और वो सुरक्षा इन सब भावनाओं से डर के मतलब एजुकेशन ड्रॉप आउट ना करें और एजुकेशन को सर चालू रखें। इसके अलावा महिलाओं को लेकर सर स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल की कमी देखी जाती है सर, मैं इसमें भी अपना योगदान देना चाहूँगी जिससे महिला कार्यबल की वृद्धि हो सके। आपने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा की थोड़ी सी समस्या है उत्तर प्रदेश में। सपोज दैट आप एसडीएम हैं और अपने ऑफिस में आप कार्यरत हैं और लेट नाइट तक आपकी जिम्मेदारी है, चूँकि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो लेट नाइट तक आप ऑफिस में काम कर रहे थे और उस समय आपको लगा कि जो आपके स्टाफ्स हैं उनको आपको घर छोड़ देना चाहिए, वो अपने घर चले जाएं, आप अपने घर चले जाइएगा। तो आपने अपने सारे स्टाफ्स को भेज दिया और लेट नाइट ऑफिस में आपने काम किया, तो आपका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था और आप खुद जो है गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, ठीक है, आपके पास आपका सिक्योरिटी पर्सनल भी नहीं था और सडनली देखा कि कुछ गुंडे हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर एक महिला के तौर पे मैंने देखा है ये समस्याएं बहुत सारी जगहों पे कि सर अकेली अगर मैं जा रही हूँ, एक एसडीएम हूँ और मेरे पास क्योंकि फ़ोन भी नहीं है, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत अनेक जगहों पर सर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं पहले उस जगह पे जाऊं, क्योंकि सर मैं अकेली हूं तो इस वजह से मैं किसी को मदद के लिए भी पुकार नहीं सकती। तो सर मेरी ये प्राथमिकता होगी कि मैं उस जगह को अश्योर करूं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं और मैं उस जगह पे पहुंचूं। मैं ये भी अश्योर करूंगी कि वहाँ आसपास के नज़दीकी जगहों पे कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि एक एसडीएम के तौर पर मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि पहले मैं खुद को सुरक्षित रखूँ, तभी प्रशासन की तरफ लोगों की, महिलाओं का विश्वास मजबूत होगा। और मैं ये भी देखूंगी कि सर वो गुंडे जो है, सॉरी सर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से नहीं, अगर वो आपका पीछा कर रहे थे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैंने सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी। यस सर तो मैं इस सब माध्यमों से अपने आप को सुरक्षित रहने का प्रयास करूँगी। चलिए मान थोड़ी दूर और आप आगे चले। यस सर। और आपने देखा कि वहाँ पर चौराहे पर कुछ दो समुदायों के लोग आपस में टकराव की स्थिति में, सांप्रदायिक तनाव होने की बहुत बड़ी आशंका आपको लग रही है, ठीक है, उस स्थिति में आप क्या करिएगा? सर उत्तर प्रदेश की मैं एसडीएम हूँ क्योंकि, और उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं बहुत अधिक हैं सांप्रदायिक तनाव की। सर मैं हमेशा, रात का टाइम है, दो समुदाय के लोग आमने सामने हैं, बहुत आक्रामक है, यस सर, ठीक है ना, तो और आप अकेले हैं, आपका फ़ोन भी बंद है, कैसे उस समस्या का टैकल करिएगा? सर मैं वहाँ पे जाऊँगी क्योंकि एज अ डेजिग्नेशन मैं एसडीएम हूँ, तो मैं उनके जो समुदाय के प्रमुख हैं जिनको लेके ये दंगा भड़कने वाला है, मैं सबसे पहले ये कारण जानने की कोशिश करूँगी कि किस बात को लेके, किस मुद्दे को लेके ये और दंगा सपोज दैट इसी दौरान उस दंगाइयों में से किसी ने, यस सर, ठीक है ना, आपने फोर्स बुला लिया लेकिन उन्होंने आपके एक अधिकारी को मार दिया, गोली मार दी, वो ऑन द स्पॉट मर गया, यस सर। अब क्या होगा?
सर मैं ये देखूंगी कि किसने किस वजह से दंगा हुआ है और किसने ये कार्य किया है। मैं ये अश्योर करूंगी कि उस दंगे में जो भी इस तरह की गतिविधि फैलाने वाले तत्व हैं उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग दंगे का फ़ायदा उठा के इस तरह की गतिविधि फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाज में सुरक्षा की चिंता उत्पन्न हो रही है। और मैं ये भी सर जांच करूंगी कि क्या कोई ऐसी पहले से हिंसा की योजना तो नहीं बनाई जा रही थी जिसमें सर पुलिस अधिकारी को मार के हिंसा को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी यूपी में कुछ दिन पहले एक दरोगा गया था एक विवाद का समाधान करने के लिए, और उसको गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, पिछले दिनों में इनकाउंटर को लेकर के प्रश्न खड़े हो रहे थे, और अभी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जो भी अपराधी थे उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है और उनके घरों को, बिल्डिंगों को गिरा दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो योगी सरकार की, यूपी सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से आप कितनी सहमत हैं? सर क्योंकि जो पहले ऐसा होता था या हुआ है कि सर कार्य नहीं किया गया गुंडों के ऊपर, जिससे सर उनका मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया है। मुझे लगता है कि सर सरकार अब जो योजनाएं चला रही है जिसमें एनकाउंटर, सर मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि एनकाउंटर सही है, पर मेरा ये मतलब है कि इस तरह के गतिविधियों को रोकने के लिए चाहे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, चाहे उनके अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, ये सर उचित कार्य है, क्योंकि इससे संपत्ति को जब्त करने पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उनकी संपत्ति को डिमोलिश कर दिया जा रहा है, घर को गिरा दिया जा रहा है, बिल्डिंगें गिरा दी जा रही हैं, तो इस पर क्या आपका पक्ष है? गिराया जाना चाहिए कि नहीं गिराया जाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि घर को गिराया जाना उस स्थिति में सही है जिस स्थिति में वो अवैध है, लेकिन अगर वो अवैध संपत्ति नहीं है तो उसे उचित रूप में रहने देना चाहिए, और अगर वो अवैध है तो या तो उसे जब्त कर लिया जाए या फिर उसे उस जगह से हटा के वो जो जिस कार्य के लिए वो संपत्ति है उन्हें वो प्रदान की जानी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण और महिला विकास में क्या अंतर है? सर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपनी जो भी क्षमता है उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाने की जो स्वतंत्रता है वो महिला सशक्तिकरण है। सर महिला कल्याण, महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सभी उन्हें प्राप्त हो, इसे महिला कल्याण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सर महिला विकास, वे सभी महिलाएं जो अपने बाल्यावस्था में पूरा विकास नहीं कर पाती, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, सर चाहे वो किसी भी तरीके का विकास हो, विवाह की वजह से या किसी भी वजह से, उनको उसका पूरा अवसर प्रदान करना ही महिला विकास है। थैंक यू। प्लीज। चलिए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आपने ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में किया है। इतिहास का कौन सा खंड आपको सर्वाधिक रोमांचित करता है? सर मुझे इतिहास का सर्वाधिक रोमांचक खंड मॉडर्न इंडिया लगता है, जिसमें सर गांधी एरा लगता है। चलिए, मॉडर्न इंडिया लगता है। आप आधुनिक भारत को एक सेंटेंस में डिफाइन कीजिए। सर आज़ादी का जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम चला है उसको लेके जो क्रियाकलाप हैं वो आधुनिक भारत में पढ़े जाते हैं। सॉरी सर, इससे ज़्यादा नहीं समझ पा रही हूँ मैं। अच्छे, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? सर राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता संग्राम में एक समाजवादी नेता थे। इन्होंने स्वतंत्रता को लेकर भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत आंदोलन चलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। भूमिगत आंदोलन सर जैसे कि रेडियो का संचालन, और जब सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे तो इन्होंने आंदोलन को चलाने में भूमिका निभाई। सर आज़ादी के बाद इन्होंने सप्त क्रांति आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अच्छा, आपका कोड क्या था? सर 1930। 1930 इंडियन हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है? सर 1930 में भारत में सर 26 जनवरी 1930 को पहली बार सर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। सर इसके अलावा यह दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें चल रहा था, और सर दांडी यात्रा मूवमेंट भी इसी दौरान चलाया गया था। दांडी यात्रा अभी चलाई जा रही है। यस सर। गांधी जी जब दांडी पहुँचे हैं, यस सर, तो गांधी जी ने दांडी को एक अलग नाम से संबोधित किया, जो भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सर किस चीज़ का स्थल? हम सॉरी सर। दांडी जब गांधी जी पहुंचते हैं, दांडी पहुंचने के बाद वहाँ जो संबोधन देते हैं, संबोधित करते हैं वहाँ की जनता को,
तो उस संबोधन में दांडी की तुलना भारत के एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल से करते हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। I'm sorry sir, I don't recall. अच्छा, इस आंदोलन के लिए एक और शब्द की के रूप में इसको जाना जाता है, इस आंदोलन को एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको मालूम है कुछ? कोई रिवर फ्लोइंग समथिंग करके कुछ? No sir, I'm sorry sir. ओके। सोशियोलॉजी शब्द भी आपका सब्जेक्ट है। आजकल पेपर में अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बहुत अधिक बात आ रही है। सॉरी सर, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा, तो मुझे अभी बहुत अच्छे से याद नहीं है। चलिए, आप अयोध्या से हैं। यस सर। अयोध्या का संबंध विश्व के किसी एक देश से जोड़ा जाता है, सांस्कृतिक जुड़वा शहर कहा जाता है। यस सर, अयोध्या का संबंध नेपाल के जनकपुर से भी जोड़ा जाता है। उसके अलावा सर अयोध्या का संबंध दक्षिण कोरिया से भी जोड़ा जाता है। वहाँ की महारानी, सर नाम मुझे नहीं याद है, उनका संबंध यहाँ से था, उनका वैवाहिक संबंध अयोध्या से था। ओके। थैंक्स। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में सुना है क्या आपने? आई एम सॉरी सर। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की 3 कार्यक्रमों को बताया। सर, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अभ्युदय योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य सर ऐसे बच्चों में जो किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना चाहते हैं, उनके लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस आदि शिक्षा की कोचिंग मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। सर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, जिसमें सर बालिकाओं को उनकी प्राइमरी स्तर से लेकर कक्षा 12 तक के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार कन्या विद्याधन योजना, साइकिल वितरण योजना, छात्रावास योजना के माध्यम से महिलाओं और दिव्यांगों के अलावा ही सर जो जनजातीय या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी सहायता की योजना चला रही है। समकालीन जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को आप किस रूप में देखती है? क्या वास्तव में यह जन आंदोलन है या वास्तव में यह व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष है? ये किस प्रकार का आंदोलन का स्वरूप क्या है? सर, मैंने आंदोलन को जितना भी देखा है सर, प्रारंभ में ये आंदोलन जन आंदोलन था। इसमें बहुत सारे वर्गों के किसान, बहुत सारे राज्यों के किसान अपनी सहमति जता रहे थे। लेकिन सर जब सरकार ने ऐसा कहा कि हम इस बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कई ऐसे दौर की वार्ता रखी, तो सर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे किसान इस आंदोलन में अपनी सहमति जताने लगे कि सर अब आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ग विशेष की गतिविधियां सर, जैसे कि 26 जनवरी को दिन देखी गई, वो आंदोलन की दिशा को जन आंदोलन से परिवर्तित कर रहे हैं। मुझे सर पर्सनली ऐसा लगता है। आपको नहीं लगता कि आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का नहीं, कुछ राज्यों की भागीदारी अधिक है? यस सर, जैसा कि हमने भी ये चीज़ें देखी है कि सर अखिल भारतीय आंदोलन में भारत के सभी राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में इस आंदोलन में अपना प्रसार नहीं दिखाया है और उत्तर भारत के, विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों की इसमें भागीदारी देखी गई है। तो सर मेरा मत है कि ये कुछ हद तक अखिल भारतीय स्वरूप को धारण नहीं कर पाया है। ठीक है। आपने लिखा है कि आपकी हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। किस टाइप के गानों को आप सुनती हैं और कौन सी फिल्म, आप किस तरह की फिल्म देखती हैं? सर, मैं किसी पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ सर। उसके अलावा मूवीज़ देखने में सर ऐसी मूवीज़ जो समाज को कुछ लेसन देती है सर, जैसे कि मैंने हाल ही में पिक्चर देखी थी सर आर्टिकल 15। उसके अलावा सर मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें सर वो स्पेस शटल को लेके थी, जिसमें मंगल मिशन सर। उसके अलावा मैंने अभी हाल ही में कोई मूवी नहीं देखी। गाने में पुराने गाने कौन से सुनते हैं? आपके पसंदीदा गायक कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर कौन है आपके फेवरेट? सर मेरे पसंदीदा गायक सर कैलाश खेर हैं और मैं उनके गाने सुनना पसंद करती हूँ। कैलाश खेर कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता ये बात। उत्तर प्रदेश में अक्सर सांप्रदायिक घटनाएं किसी न किसी स्वरूप में दिख जाती हैं, तो वहाँ पे बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के क्या कारण है? सर, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सर, पहला, उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक
संकेंद्रित स्थल के रूप में है, जिसमें हिंदू मुस्लिम कई धर्म, जैसे सर अगर आप देखें तो फतेहपुर सीकरी, अयोध्या, आगरा ऐसे शहर स्थल स्थित हैं, जिनको लेके सर प्रायः मतभेद देखा जाता है। कई विवादित स्थल हैं सर, कई जो तीर्थ स्थल हैं उनमें अलग अलग धर्मों के एक ही जगह पे स्थल स्थित हैं, जिनको लेके विवाद देखा जाता है। सर दूसरा कारण राजनीतिक भी है, क्योंकि कई नेताओं के द्वारा ऐसे सांप्रदायिक भाषण दिए जाते हैं जिनको लेके सर जो जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है वो उनसे प्रभावित हो जाती है, और इसके लेके भी सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे इतिहास विषय पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह अभिजात्य वर्गों की संस्कृति को समाज में प्रसारित करता है, या कुलीन तंत्र या कुलीनवादी सोच को विस्तार देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या इसके विरोध के लिए कोई उपागम परिप्रेक्ष्य आया जो इस तरह की इतिहास लेखन की परंपरा को एक नए स्वरूप में स्थापित करना चाहता हूँ? यस सर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, क्योंकि सर पहले जो इतिहास लिखा गया वो राजाओं महाराजाओं के दरबारियों द्वारा लिखा गया, जिसमें अभिजात्य की जो वैभव था उसे दिखाया गया। लेकिन सर आगे चल के सबॉल्टर्न इतिहास लेखकों ने निम्न वर्ग को इतिहास के केंद्र में रख के जो इतिहास लिखा है। कुछ प्रमुख इतिहासकार जो सबॉल्टर्न पर्सपेक्टिव में लिखे हैं जिन्होंने? सर मुझे बहुत अच्छे से नाम नहीं, पर्सपेक्टिव किसने दिया? क्या थीम है इस पर्सपेक्टिव का? सर इस प्रोस्पेक्टिव का जो थीम है उसको इतिहास में निम्न वर्ग, जो नीचे से स्टार्ट होता है इतिहास, जन सामान्य को लेकर क्या इतिहास रहा और जन सामान्य की विचारधारा ने कैसे उच्च वर्ग को प्रेरित किया, समाज के उपेक्षित और वंचित दलित वर्ग को विशेषकर सबॉल्टर्न में शामिल किया गया है। ठीक है, थैंक यू सर। प्लीज, अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है। यस सर। तो इस पर देखा होगा आपने कि पिछले दिनों में जब से कोरोना शुरू हुआ था भारत में फैलना पिछले साल, तो लॉकडाउन लगा दिया गया, और आर्टिकल जो है 19 हमको भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो क्या वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं था? सर आर्टिकल 19 हमें भारत में कहीं भी घूमने और बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु सर आर्टिकल 19 का जो दूसरा भाग है वो कहता है कि राज्य स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था को ध्यान में रख के किसी भी नागरिक को भ्रमण करने से वंचित कर सकता है। तो सर क्योंकि कोरोना पेंडेमिक जो है एक आपदा के रूप में था, जो लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही संकट उत्पन्न कर सकता था, ऐसे में सर मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगाया जाना उचित था, क्योंकि ये तो लॉकडाउन किस एक्ट के तहत लगाया गया, कैसे लगाया गया? सर लॉकडाउन महामारी अधिनियम 1897 के तहत लगाया गया है सर, और इसके तहत किसी भी वर्ग को सर क्योंकि महामारी ना फैले इसलिए भ्रमण से रोका जा सकता है। ओके। यूपी का बजट की 5 विशेषताएं बताइए। सर यूपी का बजट हाल ही में पेश किया गया। सर इस बजट में महामारी को ध्यान में रखते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष वृद्धि की गई है। सर इस बजट में अयोध्या के कार्यकलाप को लेके सर 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सर इस बजट में राजमार्गों के विकास को लेके सर 5 राजमार्ग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के सर अवधि में 2022 की अवधि में पूरा करने का सर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सर इस बजट में 2024 तक हर घर नल से जल की योजना को सर पूरा करने का ध्येय निर्धारित किया गया है। आई एम सॉरी सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। विकास, आंदोलन, क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है? सर जब कोई आंदोलन इतना तीव्र गति से हो और वो समस्त व्यवस्था को परिवर्तित कर दे तो सर वो उसे क्रांति कहते हैं। सर जब कोई इस तरह का सर कुछ विशेष वर्ग द्वारा जिसमें कोई नेतृत्व ना हो इस तरह क्रांति की जाए तो सर उसे विद्रोह कहते हैं। लेकिन जब सर प्लान करके निर्धारित कार्यक्रम, निर्धारित नेता द्वारा कोई विद्रोह किया जाता है तो उसे एक आंदोलन कहते हैं। सर जब व्यवस्था को सर विकसित करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सभी को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था अपनी गति प्रदान करती है तो सर उसे विकास कहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।